हेलो एवरीवन, आज है 9 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए, शेयर ने ना पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी रफ्तार दिखाई ज़रूर है। 90 रुपये के करीब ये पहुंच चुका है, लेकिन इसको लेकर एक बहुत ही बड़े ब्रोकरेज हाउस ने एक कमेंट्री करी है जो कि पॉजिटिव नहीं है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडियन ऑयल लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या हो सकता है, कहाँ पर स्टैंड आउट कर रहा है और कंपनी कैसी है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का शेयर 90 रुपये का है। आज हालांकि तेज़ी ज़्यादा थी, अच्छी रफ्तार बनी, अभी थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा रहा है, लेकिन फिर भी 1% की तेज़ी है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो शानदार रफ्तार दिखाई है। 8-8.5% का मूव बना है और देखा जाए तो 90 के आसपास से अटका है पिछले 10-15 दिनों से। 90 के आसपास अटका है। 26 मई को भी ये 90 रुपये का शेयर था। आज 9 जून हो चुकी है, तो 10-12 दिनों से कह सकते हैं कि ये इसी रेंज में अटका हुआ है। ना ही उतनी बड़ी तेज़ी है, ना ही उतनी बड़ी गिरावट है। एक बेस बन रहा है, एक सपोर्ट ज़रूर बन रहा है। जहाँ तक बात करें पिछले एक साल की, तो एक साल के भी सबसे हाईएस्ट प्राइस पे बैठा हुआ है। 15% का ग्रोथ है। और अगर आप देखो तो गिरावट थी, फिर कुछ दिनों तक आप देखो तो 75 के ये रेंज में रहा, फिर वापस गिर गया था। ये 65 पर गया, बड़ी रफ्तार बनी, करेक्शन दिखाया, अब यहाँ पर बड़ी रफ्तार बनती हुई नजर आई है। और देखो जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिली है अप्रैल से लेकर अब तक, काफ़ी अच्छी है। और शायद हो सकता है कि इस तेज़ी के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन भी यहाँ पर बनता नजर आए। अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो तो 18% की गिरावट है। और जिस रेंज में है ना, वहाँ पर इससे पहले भी एक रेजिस्टेंस बैठा है। अब देखिए, इससे पहले 2021 में नवंबर में 90 पे गया था, गिरकर वापस 75 पर आया, वापस तेज़ी बनी, वापस 90 पर गया। 12 अप्रैल 2022 को वापस गिर गया ये, अब वापस वहीं पर है ये। तो देखना होगा कि यहाँ से ब्रेकआउट दिखाता है या फिर हर बार की तरह यहाँ से कमज़ोर होकर गिर जाता है। अगर ब्रेकआउट दिखाता है तो 100 रुपये का लेवल देखने को मिलेगा। अगर नहीं दिखाता है तो वापस 80 मतलब 75-80 तक जाता हुआ भी आपको नज़र आ सकता है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो एक बड़ी कमेंट्री आई है, और वो है कोटक की तरफ से। उनका ये कहना है कि जो चीप रशियन क्रूड इम्पोर्ट्स हैं वो भी इंडियन ऑयल के लिए उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया मैनेज to reduce its overall expenditure on crude oil imports by taking advantage of discounted Russian oil। देखो, रशिया से हम ऑयल खरीद रहे हैं काफ़ी सस्ते दाम पर, डिस्काउंटेड प्राइस पर, लेकिन इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMC फेल टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट फ्रॉम दिस फेवरेबल सिचुएशन। Kotak Institutional Equities in the report said that we also noted that while India's overall crude import cost have benefited from Russian import, OMC's reported raw material costs do not show any increase advantage versus Dubai crude। तो यहाँ पर उतना ज़्यादा एडवांटेज ये लोग उठा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन रॉ मटेरियल कॉस्ट इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 2023 वॉज अराउंड $115 पर बैरल, वाइल द दुबई क्रूड अगर हम देखें तो $105 है पर बैरल के हिसाब से। दिस मीन्स IOC वॉज नॉट एबल टू मोनिटाइज द बेनिफिट ऑफ रशियन इम्पोर्ट्स। तो रशिया से जो हम मंगवा रहे हैं उसका हम उतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब प्राइस में हम मतलब प्राइस वाइज अगर आप देखोगे तो वो उतना बेनिफिटेड नहीं हो रहा है इंडियन ऑयल के लिए। ठीक है, इंडियन ऑयल के लिए। सिमिलरली BPCL रॉ मटेरियल कॉस्ट भी अगर आप देखो तो वो भी $115 पर बैरल के आसपास रही, जबकि दुबई क्रूड अगर आप देखो तो $105 पर बैरल के हिसाब से देखने को मिल रहा है। दुबई क्रूड इज़ यूज एज अ बेंचमार्क, ठीक है, उसको बेंचमार्क की तरह यूज़ किया जाता है। Thus, if Indian refiners' crude cost decline, it not only boosts their refining GRM but also offers improved advantage over सिंगापुर GRM। और इसको लेकर अगर हम एनालिस्ट का व्यू भी अगर देखें तो कोटक की तरफ से सेल रेटिंग ही है HPCL में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, और 257 रुपीज़ का टारगेट है। उसी तरीके से IOCL मतलब इंडियन ऑयल और BPCL में भी उन्होंने रिड्यूस मतलब टारगेट कट डाउन किए हैं। इंडियन ऑयल का 89 रुपीज़ का टारगेट है, काफ़ी कम है क्योंकि शेयर अभी 90 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 357 का टारगेट है BPCL को यहाँ पर। द इंस्टीट्यूशनल रिसर्च फर्म विल री रेट द इंडियन OMCs ओनली इफ दे कंटिन्यू देयर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग
द फाइनेंशियल ईयर 2020। देखो सिंपल सी अभी एक और बात यहाँ पर कि देखो अभी अगर आप देखो तो बीपीसीएल एचपीसीएल में भी अब जो गिरावट है वो देखने को मिलने का एक और रीज़न यहाँ पर ये भी है कि देखो इलेक्शंस आ रहे हैं। राजस्थान में इलेक्शन है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में इलेक्शन, एमपी में इलेक्शन है, फिर लोकसभा का तो एक बहुत बड़ा इलेक्शन है ही है। तो इस बीच ना कीमतें बढ़ेगी नहीं, बढ़ाएंगे नहीं उतने बड़े पैमाने पर। तो जिसकी वजह से अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत दिक्कत जो होगा, खर्चा जो होगा वो इन तेल कंपनियों के हिसाब में आएगा। और यही वजह है कि मार्केट अगर आप देखो तो पिछले कुछ दिनों से ना इनको परेशान कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि शायद परेशान करेगा जब तक इलेक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाते। अगर हम इंडियन ऑयल की बात करने जाए यहाँ पर, तो इंडियन ऑयल में जो इसका पी रेशियो है वो 12 से 13 का है, जो कि कम है, सस्ता है कह सकते हो आप इसका एवरेज इंडस्ट्री पी के मुकाबले। लो इक्विटी टू डेट रेशियो भी 0.90, मतलब कम है, ये अच्छी बात है, देखो ये पॉजिटिव चीज़ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इनके अच्छे हैं, लेकिन ख़राब चीज़ ये भी है कि करंट असेट्स जो है वो उनकी करंट लाइबिलिटीज़ से कम है। आरओई भी ठीक ठाक है, 3 साल का उतना ज़्यादा नहीं है। और मार्केट कैप अगर देखें तो 1,27,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है ये। और ईपीएस अगर देखें तो 6.93 के आसपास का देखने को मिल रहा है। देखो डिविडेंड तो बहुत बहुत अच्छा पे कर रहा है ये। अगर हम बात करें 2022 की तो 4 रुपये का पहले पे किया था, फिर 2 रुपये 40 पैसे का पे किया था। 2021 में इसने मज़े करवाए थे सबके। 7.5 रुपये का पहले पे किया, फिर 3 रुपये का पे किया, फिर 1.5 रुपये का पे किया, फिर 5 रुपये का पे किया। तो भैया 2021 में बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड थे। 2022 में कम हो गई है। 2023 में अब तक 3 रुपये का डिविडेंड यहाँ पर देखने को मिला है। अभी दोबारा भी पे करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा भी ये जो है वो पे करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करेंगे, ठीक है। और जहाँ तक बात है कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो रेवेन्यू अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट स्टेटिक है, 2,30,000 करोड़ से 2,50,000 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। और तो और इनके प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो वो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा आया है इस बार। अभी लास्ट क्वार्टर में 10,300 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाया है, जो इससे पहले 775 करोड़ था, इससे पहले 990 करोड़ का लॉस था, इससे पहले 280 करोड़ का लॉस था। तो देखा जाए तो अच्छा प्रॉफिट कमाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद करेंगे कि जो प्रॉफिट्स है वो इसी तरीके से बढ़ते हुए नज़र आए हमें आने वाले दौर में भी। कंपनी में अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो देखो प्रमोटर यहाँ पर कौन है, गवर्नमेंट है। 51.50% की होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट के पास है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है ये। पब्लिक के पास 10.05% की होल्डिंग है, 6.91% एफआईएल्स के पास है, डीएल्स के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है 31.54%। तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी कह सकते हो कि यहाँ पर डीएल्स के पास देखने को मिल रही है, जिनमें से म्यूचुअल फंड 2.25% है, 9.48% इंश्योरेंस कंपनी के पास है, अदर डीएल्स के पास 19.81% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा इस कंपनी को लेकर, इंडियन ऑयल को लेकर, कि कंपनी है तो अच्छी, ख़राब नहीं है, ठीक है, और ना ही आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा डिविडेंड पे आउट करने वाली कंपनी है, लेकिन ऐसी कंपनियों को आपको तभी खरीदना चाहिए जब इसका शेयर आपको सस्ता मिल रहा हो। और अभी अगर आप देखोगे ना तो जिस प्राइस पर है ये प्राइस, पहली चीज़ सस्ता नहीं है। इस प्राइस पर आते ही इससे पहले भी इसके हाथ पैर फूले थे और ये नीचे की तरफ गया था, दोबारा भी वहाँ पर गया, हाथ पैर फूले, नीचे की तरफ गया। अब इसने इस बार फिर से अटेम्प्ट किया है। तो ये कहना कि यहाँ से ये ब्रेकआउट अगर दिखाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिखा पाता तो वापस 75-80 के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। और अभी के लिए मैं कहूँगा कि अगर है तो रखे रहो, ठीक है। अगर लेवल तोड़ के निकलता है तो 100 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं अभी भी 75 से 80 के लेवल का वेट करूँगा लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इस तरीके से इलेक्शन कई सारे लाइंड अप है, मुझे लगता है कि जो कीमतें हैं वो बढ़ने वाली नहीं हैं, जिसके चलते ना थोड़ा सा मार्जिन पर असर पड़ेगा इनके। तो यही कहूँगा आपसे जो कि अभी जल्दबाजी मत करिए। कंपनी है अच्छी, डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन अगर आप इसको तब खरीदेंगे जब सस्ता मिल रहा हो तो आप फ़ायदे में रहेंगे। जैसे कि अगर आपकी बाइंग 70-75 की है और साल का अगर आपको ये 7-8 रुपये का डिविडेंड भी पे कर देता है तो 10-12% आपका सिर्फ डिविडेंड से यहाँ पर बन जाता है, और जो शेयर प्राइस में ग्रोथ आएगी वो अलग से। तो पैसा यहाँ पर डिविडेंड से मिलता ज़रूर है, लेकिन बाइंग आपकी प्राइस जो है वो सस्ते लेवल पर होनी चाहिए, ना कि महंगे लेवल पर। तो नज़र रखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास। और इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बढ़िया फीचर्स हैं
इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप एक क्लिक में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो तक चेकआउट कर सकते हैं, चाहे वो आशीष कचोलिया हो, राकेश झुनझुनवाला हो, राधा कृष्ण दमानी हो, रमेश दमानी हो, या फिर वह विजय केडिया हो। एक क्लिक में आप जाए उनका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं कि भैया कौन कौन से शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, कितनी क्वांटिटी खरीदी हुई है। इसके अलावा भी और भी कई सारे फीचर्स हैं यहाँ पर, जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक्स है, डेट फ्री कंपनी कौन सी है, डिविडेंड अच्छा पे करने वाली कंपनी कौन सी है। इसके अलावा पूरा का पूरा स्क्रीनर भी आपके लिए अवेलेबल होगा, जहाँ पर आप फिल्टर आउट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। वीडियो को एंड यहीं पे करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।